नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज 5। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज 5 में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु और इसके साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख। तो न्यूज पंच में अगर टॉप लाइन की बात करें तो सबसे पहली प्रमुख खबर है बाबा साहेब से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि बाबा साहेब पर सियासी घमासान कहीं ना कहीं सदन में देखने को मिल रहा है। पक्ष विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या कुछ अपडेट है इसमें और किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं बाबा साहेब को लेकर, वो आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर होगी वो होगी यूसीसी को लेकर के, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमित शाह की तरफ से बड़ा ऐलान इस वक्त किया गया है। और क्या ये ऐलान है यूसीसी पर, वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है सपा सांसद बर्क से जुड़ी। जी हाँ, क्योंकि सपा सांसद पर कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। एक और नया मामला सपा सांसद से जुड़ा हुआ नजर आया। जिया उर रहमान बर्क कहीं ना कहीं लगातार अब सवालों के घेरे में है और एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज की जा रही है। और इसी के साथ चलिए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत, जहां संसद की शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है। और पहले दिन से ही अगर हम देखें तो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में काफी हंगामा देखने को मिला और आज भी तस्वीर हंगामे वाली ही रही। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर आज सदन में काफी हंगामा हुआ, जहां विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम के नारे लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस और अन्य विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी कि बीते कल राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वो अंबेडकर का नाम जितनी बार लेते उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। अब अमित शाह के इसी बयान को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा दिया है। इन तमाम चीजों पर आज करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं इस मामले में बीजेपी का क्या कुछ कहना है और उससे भी पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से बड़ा हमला किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार ने पंचतीर्थ डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों को विकसित करने के लिए काम किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से चैत्य भूमि के लिए जमीन का मुद्दा लंबित था और उसे भी क्लियर कराया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया। जिस तरीके से आरोप बाबा अंबेडकर को लेकर के लगातार बीजेपी पर लग रहे हैं, उसको लेकर ये बड़ा हमला कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में बाबा साहेब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए अथक काम किया है, अथक प्रयास किए हैं। इसके साथ ही कोई भी हो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो, क्योंकि हाल ही में ये रिपोर्ट भी सामने आई थी जहां 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट को मजबूत करना हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, उनके कई वर्षों के कुकृत्य, खासकर अंबेडकर साहब के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। तो ये तो बात रही प्रधानमंत्री की। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और कैसे विपक्ष पर हमला बोला है वो आपको सुनाते हैं। आप लोगों को याद नहीं आया मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं इसको मैं निंदा करता हूँ। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को
पार्टी ने। अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्रिपरिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया, कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ। तो कांग्रेस ने किस तरीके से अपमान किया है बाबा साहेब अंबेडकर का, वो तमाम बातें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी एक बार सुनाते हैं आपको, फिर करेंगे चर्चा। वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है, और अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भी भगवान से कम नहीं है। ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बाबा साहेब के बारे में बाबा साहेब का भी अपमान है। अंबेडकर जी संविधान के निर्माता है, संविधान उन्होंने बनाया है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से अपमानजनक टोन में, अपमानजनक भाषा में अमित शाह जी ने कहा है वो अक्षम्य है। तो अमित शाह को लेकर के इस वक्त कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है उनके बयान को लेकर के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है कि बीते सालों में कांग्रेस ने किस तरीके से बाबा साहब का बारंबार अपमान किया है। इसको लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। सबसे पहले अवधेश जी, आपके पास में आना चाहूंगी, जिस तरीके से ये अपमान की राजनीति कहीं ना कहीं चल रही है, क्या ये माना जाए कि अंबेडकर साहब का जो नाम है वो कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ले रहे हैं? नहीं, तो कांग्रेस ने अभी से पहले 2004 के पहले अंबेडकर जी का नाम क्यों नहीं लिया? कांग्रेस का शासन तो आजादी के पहले से था। नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, 64 तक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा जी हुई, राजीव गांधी जी हुए। आप बताइए, कभी उनको भाषण में संसद का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, कितनी बार उन लोगों ने अंबेडकर जी का नाम लिया? वो तो एक सरकारी कार्यक्रम होता है कि जन्म दिवस पर जो है वो विज्ञापन दे देना और एक पंक्ति का बयान जारी कर देना। इसके साथ साथ अंबेडकर जी को महत्व देने का अर्थ यह था कि जब वो विधि मंत्री थे उनको विधि मंत्री बनाए रखा जाता, उनको चुनाव लड़ाकर ले आते बनाते। उनके विरुद्ध कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उनको संसद में पहुंचने नहीं दिया। कभी भी जिस व्यक्ति की संविधान निर्माण में भूमिका रही उसे कभी भी प्रतिष्ठित करके उसको एक सम्मान देने के योग्य कांग्रेस पार्टी ने नहीं समझा। तो अब ये तो देश को ये जानना चाहिए, अगर एक कांग्रेस को लगता है कि अचानक से वो अंबेडकरवादी हो गए हो तो वो संभव नहीं है। उसके लिए कांग्रेस को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और वो इसलिए तैयार नहीं है कि जिस अल्पसंख्यक मुस्लिम आरक्षण के अंबेडकर बाबा साहब घोर विरोधी थे उसको लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो इसलिए वो एक सफेद झूठ ही नहीं कर रहे हैं कि आप जो हैं नहीं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको लेके आप आंदोलन करते हैं तो आपको आईना दिखाएंगे लोग। बिल्कुल। चलिए आपके पास वापस आऊंगे। इस वक्त राजेश राज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति और साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि हमने तो लगातार सम्मान ही किया है, बल्कि अपमान करने का काम तो कांग्रेस ने किया है।
बिल्कुल कृतिका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मोर्चा संभाला है, इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि ताकत की बात होगी। और जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमला कर रहा है, उससे प्रधानमंत्री के ट्वीट आने के बाद एक संबल जरूर मिला है। और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार ये कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। और आरक्षण के बहाने हो या फिर ओबीसी रिजर्वेशन हो, क्रीमी लेयर हो, इन तमाम बिंदुओं पर विपक्ष ने सदन के भीतर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप याद करिए कि मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था, बाबा साहब का अपमान किसने किया। तो सिर्फ बाबा साहब कहकर जिस तरीके से कांग्रेस उनके नाम को भुनाने की कोशिश करती रही है, उसका कड़ा प्रतिवाद जो है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सम्मान देने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रही बात गृह मंत्री के बयान की, तो गृह मंत्री ने जिस बयान को राज्यसभा में दिया है, वह बयान उसको तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात भी है। और लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो कांग्रेस अब इस मुद्दे को लगातार भुनाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कांग्रेस करती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी, और साथ ही अवधेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यूसीसी को लेकर। जी हाँ, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल राज्यसभा में बीते कल चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी का जिक्र किया और एक बड़ा ऐलान भी इसी के साथ उन्होंने कर दिया। मंगलवार को सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी, जिसके बाद हर किसी के जहन में यह सवाल है कि कैसे यूसीसी को लागू किया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही अगर हम देखें कि क्या यूसीसी के फायदे होंगे, फिलहाल इतना तो साफ है कि जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे पहले उनको यूसीसी का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने सदन में उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता एक आदर्श कानून है जिस पर व्यापक बहस होगी। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। यूसीसी पर अपने संवाददाता से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अमित शाह ने बीते कल सदन में और क्या कुछ कहा है यूसीसी को लेकर, वो एक बार नजर डालते हैं उस पर। तो अमित शाह की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। समान नागरिक संहिता पर राज्यसभा में अपना नजरिया रखते हुए अमित शाह बीते कल नजर आए, जहां उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की बात की। उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां पर यूसीसी को लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की मंशा पर भी कई सारे सवाल अमित शाह उठाते हुए इस दौरान नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने यूसीसी को लेकर और भी कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए थे और उसको लेकर भी कांग्रेस पर हमलावर होते हुए अमित शाह बीते कल नजर आए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बाद तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की है कांग्रेस ने, यह भी बात अमित शाह की तरफ से बीते कल कही गई। साथ ही आपको बता दें कि सभी समुदायों के लिए एक कानून होने पर कांग्रेस से प्रश्न अमित शाह करते हुए नजर आए कि आखिर क्यों इसके खिलाफ कांग्रेस है। सभी समुदायों को जब एक ही मंच पर लाया जाएगा, एक जैसे कानून सभी के लिए होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यूसीसी लाने की बात कही है, उसका भी जिक्र अमित शाह ने कल अपने संबोधन के दौरान किया। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रस्त कांग्रेस ने यूसीसी लाने की बात को टाला, ऐसा कहना है अमित शाह का। यह भी बड़ी बात कांग्रेस पर आरोप करते हुए इस वक्त अमित शाह की तरफ से कही गई। साथ ही उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने प्रायोजित तौर पर यूसीसी को लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को मॉडल कानून के रूप में इस वक्त चालू कर दिया है, पारित किया है। तो ऐसे में उत्तराखंड में जिस तरीके से यूसीसी लागू किया गया है, उसी की बात कही जा रही है कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में सत्ता में है वहां पर यूसीसी को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही इससे आखिर क्या बदलाव होंगे, जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो क्या बदलाव होंगे, वो एक बार आपको बताते हैं। दरअसल यूसीसी के लागू होते ही सभी धर्मों के जो वर्तमान कानून हैं वो निरस्त हो जाएंगे, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, बौद्ध कम्युनिटी हो या फिर हिंदू कम्युनिटी हो, सिख समुदाय हो। बीजेपी का तर्क है कि यूसीसी लागू होने से देश में एक रूपता आएगी, सब लोग एक समान
के तौर पर जाने जाएंगे। इसके साथ ही विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे के लिए सभी के लिए एक जैसे नियम होंगे यूसीसी लागू होने के बाद में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जिसको लेकर कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है, और यूसीसी लागू होने के बाद में क्या नहीं बदलेगा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल धार्मिक मान्यताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाज पर यूसीसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं करा सकते, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। और खान पान, पूजा, इबादत और वेशभूषा पर भी यूसीसी का कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि ये सब चीजें बदल जाएंगी, जो लोकतंत्र वो उसको कहीं ना कहीं खतरा है। तो ये तमाम बातें जो कांग्रेस अफवाह फैला रही है, उसमें सच्चाई ये है कि कई सारी चीजें ऐसी जो यूसीसी में बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो सभी धर्मों के अपने अपने कानून हैं वो जरूर एक समान हो जाएंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अमरेंद्र, यूसीसी एक बार फिर से कहीं ना कहीं चर्चाओं में आ गया है, जब अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जिन राज्यों में है वहां पर जल्द ही यूसीसी को लागू किया जाएगा। कृतिका, देखिए, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ तौर पर लिखा गया है कि देश में जो है समान नागरिक संहिता होना चाहिए, और इसकी बात संविधान पहले से कहता आया है। और गोवा पहले से जो है यूसीसी लागू करने वाला राज्य है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना जहां पर समान नागरिक संहिता लागू किया गया। और कल इसी बात का वर्णन जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी तक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि वो देश की वो सारी समस्या है उनको एड्रेस करने का प्रयास करती है, जिसमें धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, जिसकी वकालत भारतीय जनता पार्टी करती आई है। लेकिन अगर आजादी के बाद से देखें और जिस तरह से कांग्रेस की लंबी सरकार रही, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समान नागरिक संहिता का जो उल्लंघन किया कांग्रेस की सरकारों ने, और किस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ का गठन किया गया, और लगातार वो इस बात का विरोध कर रही है और जाति और धर्म के नाम पर लगातार राजनीति कर रही है। बिल्कुल, अमित शाह जी ने ये साफ तौर पर यह भी कहा कि उनका इरादा है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। इसके लिए वहां जितनी भी जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो प्रयास कर रहे हैं कि इस बिल को वहां की विधानसभाओं में लाया जाए, और बाद में इस तरह के माहौल में अगर सत्ता पक्ष के नंबर्स हो तो वो केंद्र में भी, यानी कि भारतीय संसद में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की वकालत कर रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यूसीसी के आने के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिन राज्यों में बीजेपी इस वक्त सत्ता में है वहां पर यूसीसी सबसे पहले लाई जाएगी। इसका सीधे तौर पर फायदा डबल इंजन की सरकार जहां जहां पर है उसको होगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमित शाह की तरफ से जो बयान दिए गए, उन बयानों के बाद में यूसीसी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं लगातार हो रही हैं। अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि यूसीसी पर एक बड़ा ऐलान करते हुए कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में सत्ता में है वहां पर सबसे पहले यूसीसी लाया जाएगा, डबल इंजन की सरकार को सबसे ज्यादा फायदा इसका मिलेगा। लेकिन यूसीसी को लेकर के जो विपक्ष है वो भी लगातार अफवाहें उड़ा रहा है कि इससे जाति और धर्म को नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे जाति और धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इतना जरूर है कि सबके लिए नियम एक बराबर हो जाएंगे, समान नागरिक संहिता जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा होगा। तो ये खबर सबसे ज्यादा इस वक्त मायने रखती है। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर है उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। कभी हिंसा होना तो कभी मंदिर मिलना और कभी प्रतिमाएं मिलना, और साथ ही अब बिजली चोरी को लेकर इस वक्त हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। दरअसल बिजली चोरी करने को लेकर के हैरान करने वाला मामला ये सामने आया कि इसमें सिर्फ आम जनता नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से उन पर लगातार अब शिकंजा कसा जा रहा है। दरअसल उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कभी हिंसा में उनका नाम सामने आता है, कभी कार हादसे में उन पर एफआईआर दर्ज होती है, और अब बिजली चोरी में उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पे एसी, कूलर सहित कई सारे बिजली के उपकरण हैं, पर बिजली का बिल कितना है? सिर्फ 0। और ये सिर्फ 1 महीने का नहीं है, बल्कि पिछले कई महीनों से उनका बिल लगातार 0 आ रहा है।
और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बर्क के मीटर रीडिंग में कौन सी सेटिंग हुई है जिससे उनका बिल लगातार जीरो है। कैसे हुआ मीटर बंद और बिजली चालू, ग्राफिक्स के जरिए एक बार देख लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अतीकुर रहमान बर्क, और जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कभी संभल हिंसा को लेकर के उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो कभी हादसे को लेकर, और अब संभल सांसद पर लगा है बिजली चोरी का ये आरोप। हालांकि इस आरोप को झेलने वाले वो अकेले नहीं है, बल्कि संभल में करीब कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नोटिस दिया गया है। बिजली चोरी का आरोप उन पर है। कई महीनों से बिजली बिल जो है वो जीरो आ रहा था इनका, जिसने कहीं ना कहीं सभी की आंखें खोल दी और एक हैरान करने वाला मामला सामने है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में भी एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की जा सकती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। घर में एसी भी है, वॉशिंग मशीन भी है, और साथ ही जो बिजली के कई सारे उपकरण उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजली का बिल है वो पिछले कई महीनों से सिर्फ जीरो आ रहा है। विद्युत विभाग को इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है कि आखिर मीटर बंद है और बिजली चालू है, ये आखिर हुआ कैसे। और ऐसे में बीते कल पुलिस फोर्स की काफी मौजूदगी रही और तब जाकर जो उनका मीटर है उसे बदला गया है। कल पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर उनके घर पे, अतीकुर रहमान बर्क के घर पर लगाया गया है। इसके साथ ही हम देखें तो 176 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई, यानी कि आम आदमी के साथ साथ माननीय भी अब कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विभाग ने 3.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और इसी के साथ संभल में फिलहाल अभी कैसे हालात हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि संभल में दरअसल ताजा हालात की अगर हम बात करें तो मंदिर वहां पर मिला, और उसके बाद में संभल में अब कुओं की खुदाई का जो काम है वो लगातार जारी, जिस तरीके से तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील भराला को पुलिस ने वहां पर रोक दिया है। वो जाने की कोशिश कर रहे थे संभल में, लेकिन सुरक्षा की वजह से उनको रोका गया। संभल जाने की तैयारी में सुनील भराला थे। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। निशांत, एएसआई की टीम को पहले तो आज पहुंचना था, लेकिन वो कल पहुंच रही है, लेकिन इसके साथ ही एएसआई की टीम पर भी अपडेट दीजिए जल्दी से। और अतीकुर रहमान बर्क की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रही हैं, संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले एएसआई की टीम की बात की जाए तो यहाँ संभल के डीएम ने एक पत्र लिखा था एएसआई को, जो प्राचीन मंदिर 46 साल बाद खोला गया है और जो कुआं था उसकी कार्बन डेटिंग की जाए, उसकी वास्तविकता का पता लगाया जाए कि आखिर वो कितना पुराना है, जिसको एएसआई ने स्वीकार कर लिया और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसको आज आना था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो टीम कल आएगी और उम्मीद की जा रही है सुबह 10 बजे के आसपास वो टीम संभल पहुंचेगी। और प्राचीन शिव मंदिर की बात की जाए और जो कुएं की बात की जाए, वहां पर कार्बन डेटिंग के लिए सर्वेक्षण के लिए जाएगी। दूसरी अहम चीज, सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले ही मस्जिद विवाद में उनका नाम भड़काऊ भाषण के लिए उन पर एफआईआर दर्ज है। अब दूसरी तरफ बिजली चोरी का उन पर एक बड़ा आरोप लगा है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 महीने से उनका लगभग 6 महीने से उनका बिल जीरो आ रहा था, जो कि कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और जैसे कि सांसद जियाउर रहमान बर्क संसद में संविधान की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली चोरी का आरोप यह दिखलाता है कि सांसद में या उनके आसपास लोगों में साफ तौर पर नैतिकता की कमी है। इसके अलावा अगर संभल की बात की जाए तो संभल में लगातार अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई अभियान चल रहा है, जिसको लेकर डीएम का कहना है कि जब तक संभल पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता ये कार्रवाई चलती रहेगी। चाहे बिजली चोरों को पकड़ने की बात करें या सड़कों का जिन्होंने घेराव कर रखा है उनकी बात करें, सभी चीजों को लेकर प्रशासन अभियान को तेजी से फिलहाल संभल में चलाता हुआ दिख रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।